डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के सभी बच्चों का मेरे ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। ऐसे बच्चे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर करें। आज का जो मैं वीडियो बनाया हूँ, इस बात को ध्यान में रखा हूँ कि आपके सेशनल एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर किताबें देखनी पड़ती हैं। मैंने किताब से ही बनाए हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। बिल्कुल सारे क्वेश्चन नए हैं और आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, कई सेट की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आप सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये मैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके लिए आपके लिए बना रहा हूँ। इससे पहले जो है मैंने 2 और वीडियो बनाया है और वो वीडियो जो है आप अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको पीछे जा कर के देख सकते हैं। वो दोनों जो है, एक आपका परमाणु संरचना पर है और दूसरा केमिकल बॉन्डिंग पर है। ये तीसरा वीडियो जो है ये मैंने वाटर ट्रीटमेंट पर बनाया है, जल उपचार पर। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में मैंने बनाया हुआ है, मतलब हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में लिखा है और साथ ही साथ इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में मैंने इसको लिखा हुआ है, तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जिसका आप आंसर दे सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए सेमेस्टर एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए ये आपका टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया, जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जरूर आते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है। तो जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण बताइए जल्दी से। अगर आपको पता है तो अपनी कॉपी पे इसका आंसर लिखिए और नहीं पता है तो फिर से समझ जाए कि जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण क्या है भाई, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए कैल्शियम आयन, आप भी नोट कर लेंगे, और साथ ही साथ मैग्नीशियम आयन। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का क्या होना चाहिए, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट CO3 माइनस ऐसे। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो बाइकार्बोनेट है, इसके नाते ही अस्थायी कठोरता होती है। तो व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस। तो टेम्पोररी हार्डनेस का मेन रीजन क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कौन सा आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस। तो इसको ध्यान में रखे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल उसी से मिलता जुलता आ गया, जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ परमानेंट हार्डनेस। अभी देखिए क्या पूछा था, अस्थायी पूछा था, अब क्या कह रहा है, अस्थायी कह रहा है। तो अगर अस्थायी कठोरता ये कहता है तो इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम रहेगा ही रहेगा, ये दोनों तरह के हार्डनेस में रहता है, लेकिन क्या बदल जाता है, इसका जो निगेटिव वाला पार्ट है वो बदल जाता है। अगर परमानेंट कहता है तो परमानेंट में क्या आ जाएगा, सल्फेट आयन आ जाएगा और क्या आ जाएगा, क्लोराइड आयन आ जाएगा। तो अगर बाइकार्बोनेट है तो टेम्पोररी हार्डनेस होगा और सल्फेट और क्लोराइड है तो परमानेंट हार्डनेस होगा। तो ये इसका आंसर होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट और क्लोराइड आयन के कारण कौन सी हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है। तो ये इसका आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये है कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार कितना होता है। क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा भाई। तुल्यांकी भार और मॉलिक्यूलर वेट में अंतर है, यानी अगर अणु भार कहेगा तो आंसर कुछ और होगा, तुल्यांकी भार कहेगा तो आंसर कुछ और होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट पूछा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो कितना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो बराबर होता है 50 के, 50 का। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है तो ये वैल्यू कितने के बराबर है, तो ये वैल्यू जो है 50 के बराबर होती है। अगर वहीं पर क्या पूछा होता, अगर कहता मॉलिक्यूलर वेट कहता, यानी क्या कहता, अणु भार कहता,
क्वेश्चन देखिए, अगर ये कहता है यहीं पर कि भाई क्या बताना है, अणु भार बताना है, तो इसका आंसर कितना आता, तो 100 आता ऐसा। अभी क्या पूछा, तुल्यांकी भार पूछा है, तो तुल्यांकी भार के लिए इसका आंसर क्या आना चाहिए, तुल्यांकी भार के लिए इसका आंसर आना चाहिए 50। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी अच्छा था। अगला क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए, एल्युमिनियम सल्फेट का अणु भार इस बार कह रहा है। अणु भार का मतलब है कि जितने भी आपके एटम हैं, परमाणु हैं, उनका परमाणु भार जोड़ते हुए चले जाइए, तो क्या निकल जाएगा, अणु भार निकल जाएगा। लेकिन एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला भी पता होना चाहिए, तब ना जोड़ पाएंगे। तो फार्मूला पहले लिखो भाई, एल्युमिनियम सल्फेट को लिखते कैसे हैं, तो एल्युमिनियम सल्फेट को देखो लिखते कैसे हैं, तो एल्युमिनियम सल्फेट को लिखते हैं देखो ऐसे ऐसे। अब क्या करिए, सभी के एटॉमिक वेट को जोड़ते चले जाएंगे। जैसे एल्युमिनियम का कितना होता है, 27 होता है, तो 27 में कितने का गुणा कर लीजिएगा, 2 का कर लीजिएगा, फिर प्लस लगा दीजिएगा, फिर देखिए सब में 3 का गुणा है, तो 3 को बाहर रख लीजिएगा ऐसे। फिर सल्फर का कितना होता है, 32 होता है, तो 32 लिख दीजिएगा, प्लस लिख दीजिएगा। देखिए 4 ऑक्सीजन का है, तो यानी क्या कर लीजिएगा, 4 × 16 कर लीजिएगा और ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा। इसी को क्या करना है, जोड़ना होगा। अब जोड़ करके 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और 27 × 2 कर लीजिएगा। अगर इतना आप कर लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, अणु भार आ जाएगा। और ये कितने के बराबर आएगा, 342। देखिए मैंने यहाँ पे आंसर दिया है, 342 आना चाहिए। तो 342 अगर आता है तो क्वेश्चन का आंसर आपका सही है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था। ये चौथा क्वेश्चन था। पांचवा देखें, कठोर जल के साथ साबुन की अभिक्रिया का समीकरण लिखें। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन हार्ड वाटर एंड सोप। हार्ड वाटर और सोप के साथ रिएक्शन क्या होता है, इसको लिखना है। आसान सा क्वेश्चन है, तो लिख के देखते हैं भाई। देखिए कैसे लिखते हैं, तो लिखते हम कैसे हैं, हम लिखते हैं C17H35 COONA। ये सोडियम का सॉल्ट होता है, सोडियम का सॉल्ट का फैटी एसिड है, यानी सोडियम का सॉल्ट ही है, ओके, फैटी एसिड का। और इसके साथ अभिक्रिया दीजिएगा किसका, मान लीजिए कैल्शियम सल्फेट का दे रहे हैं, तो प्लस कैल्शियम सल्फेट लिख लीजिएगा। अब जब रिएक्शन लिखिएगा, कंप्लीट करिएगा, अब एरो लगा दीजिएगा, ऐसे एरो लगा लीजिएगा। तो जब रिएक्शन कंप्लीट करिएगा तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, देखिए C17H35 COO और इसका होल ट्वाइस कर लीजिएगा ऐसे, और यहाँ लिख दीजिएगा कैल्शियम ऐसे। एक ये बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। तो इसको 2 के फॉर्म में रखिएगा ऐसे। तो यही है, प्लस करके आगे यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, तो प्लस करके Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट भी बनेगा, तो प्लस करके आप उसको लिख सकते हैं इसके आगे। तो ये होगा समीकरण, ये समीकरण लिख लीजिएगा। ये पाँचवा भी अच्छा क्वेश्चन था। छठवां आ गया, देखिए डिग्री क्लार्क, डिग्री फ्रेंच और पीपीएम में संबंध लिखना है भाई। देखिए इन तीनों में संबंध पूछा है, तो मैं आपको चारों के संबंध बता देता हूँ। तो भाई चारों के संबंध आप जानिए। तो चारों के संबंध में देखिए क्या होता है कि 1 मिलीग्राम पर लीटर बराबर होता है 1 ppm के, 1 ppm के, और ये बराबर होता है 0.1 डिग्री फ्रेंच के, ये फ्रेंच है, ठीक। और ये बराबर होता है 0.07 डिग्री क्लार्क के। तो ये चारों में रिलेशन मैंने आपको बता दिया है, ये बराबर है, ये बराबर है वैसे। तो 1 मिलीग्राम पर लीटर बराबर 1 ppm के, वो बराबर होता है 0.1 डिग्री फ्रेंच के, और वो बराबर होता है 0.07 डिग्री क्लार्क के। तो ये इनके बीच का संबंध है। तो ये संबंध भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन करते समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है, इसको जरूर से देखिएगा। तो ये छठवां क्वेश्चन भी हो गया। सातवां देखिए, ईडीटी का पूरा नाम तथा फार्मूला हो। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईडीटी का पूरा नाम, ईडीटी का पूरा नाम लिखिए भाई, एथिलीन, सभी लोग लिखें कॉपी पे, एथिलीन, ये ना है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा लिखे हैं, एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक अम्ल लिख दीजिएगा। इंग्लिश में भी ऐसे लिखा जाएगा, अम्ल की जगह एसिड हो जाता है। तो एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, तो
तो ये इसका हो जाएगा नाम हो जाएगा। फार्मूले में भाई आ जाओ, फार्मूला बन पाएगा इतने में, देखते हैं। सी डबल बॉन्ड, ओहो पहले ही गड़बड़ हो गया लग रहा है, फिर से बनाते हैं। सी सिंगल बॉन्ड सी, ऊपर H2 कर दो, तो यहाँ H2 कर दो, यहाँ H2 कर दो, ऐसे। सिंगल बॉन्ड N, ऐसा। ये हो जाएगा CH2 COOH, यहाँ हो गया CH2 COOH, यहाँ हो गया। बढ़िया बन तो गया भाई। चलो यहाँ भी कर दो ऐसे, CH2 COOH, यहाँ कर दो ऐसे, इधर भी कर दो CH2 COOH। ये फार्मूला हो गया, ऐसे फार्मूला लिख देते हैं। तो ये फार्मूला किसका, EDTA का है। तो ये फार्मूला किसका है भाई, EDTA का ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा ऐसे। N गायब हो गया क्या जी, एक N यहाँ भी रहेगा, ओहो एक N यहाँ छूट गया जी, एक N यहाँ भी रहेगा बेटा। देखो एक मिनट मैं फिर से बनाता हूँ, एक मिनट, जल्दी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो एक मिनट फिर से बना लेते हैं। C सिंगल बॉन्ड C, देखो N होगा, एक N इधर भी होगा, बस वही N छूट गया था, ये N छूट गया था। और देखो इधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा H2, इधर भी H2 हो जाएगा, ये भी H2 हो जाएगा। अब बस दोनों साइड में जैसे मैं लिखा था ना, क्या लिख, इन चारों जगहों पे क्या लिख देना, CH2 COOH बन जाएगा। तो ये CH2 COOH यहाँ लिख देना, यहाँ लिख देना, यहाँ लिख देना, यहाँ लिख देना, तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये आसान तरीका है लिखने का, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, ओ हेनर विधि का संबंध किससे है। ओ हेनर मेथड इज रिलेटेड टू, तो ओ हेनर विधि भाई किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है। ओ हेनर विधि जो है जल की कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता निकलती है इससे, यानी टेम्पोररी हार्डनेस निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। किसके लिए है भाई, टेम्पोररी हार्डनेस के लिए, टेम्पोररी, ऐसा। तो टेम्पोररी हार्डनेस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आंसर भी लिख लीजिएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, सोडा और लाइम का रासायनिक सूत्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम एंड सोडा। तो देखो भाई लाइम को क्या होता कहते हैं, लाइम, देखो पहले लिखते हैं, लाइम का मतलब होता है लाइम, इसको लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ये लाइम है। और सोडा कैसे लिखा जाता है, तो सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। तो याद रखिएगा कि लाइम आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और सोडा है सोडियम कार्बोनेट, तो ऐसे इसको लिखा जाता है। तो ये इसका रासायनिक सूत्र है। अच्छा क्वेश्चन है। 9वां भी, 10वां देखिए, जियोलाइट के रीजनरेशन के लिए किस बिलियन की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जियोलाइट के रीजनरेशन किस बिलियन से करते हैं। तो जब भी हम जियोलाइट का रीजनरेशन करते हैं तो किस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम जो इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है ब्राइन सॉल्यूशन। हिंदी में क्या लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं ब्राइन ही, ऐसे लिखते हैं। ब्राइन बिलियन, ये ना है, ब्राइन बिलियन का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्राइन इब्बा है। ब्राइन बिलियन का मतलब क्या है, ब्राइन बिलियन का मतलब है नमक का घोल, यानी NaCl। तो ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब है NaCl से। तो जियोलाइट का जब भी रीजनरेशन करेंगे तो NaCl का इस्तेमाल करेंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा सभी कोई। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था। 10वां भी, कॉल्गन का रासायनिक सूत्र। कॉल्गन जो है बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, इसका उपयोग हार्डनेस को दूर करने में करते हैं। तो कॉल्गन का फार्मूला पूछा है, रासायनिक सूत्र क्या है, मैं नाम भी लिखा हूँ, अब नाम भी देख लेना। देखो, द फार्मूला ऑफ कॉल्गन इज Na2 इन ब्रैकेट Na4PO3 का होल 6। हिंदी इंग्लिश सब बराबर है। कॉल्गन इज अ ट्रेड नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉल्गन जो है ट्रेड नेम है, किसका ट्रेड नेम है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का, यानी इसे कहते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट कहते हैं। और इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे आप लिख सकते हो, तो देखो ऐसे भी लिख सकते हो, NaPO3 का होल 6, ऐसे भी आप लिख सकते हो। और ये क्या करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये हार्डनेस को दूर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या था कि रासायनिक फार्मूला, तो देखिए रासायनिक फार्मूला जब लिखने को कहेगा तो Na2 इन ब्रैकेट Na4PO3 का होल 6, तो ये आप लिख दीजिएगा।
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहीं नोट कर लीजिएगा इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए बीओडी और सीओडी का फुल फॉर्म आ गया, बहुत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीओडी को पूरा नाम क्या है, सीओडी का पूरा नाम क्या है। तो बीओडी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये फुल फॉर्म है, हिंदी में देखो लिखा है, बीओडी को कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, हिंदी में जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। और सीओडी है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रासायनिक ऑक्सीजन मांग। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेयजल का बीओडी कितना होना चाहिए। तो जो पेयजल का मतलब पीने वाले पानी का, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ बीओडी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो पीने वाले जल का बीओडी कितना होना चाहिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बीओडी देखिए मैंने लिखा हुआ है, वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 4.75 से 1.15 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये वैल्यू होनी चाहिए, इसके बीच में वैल्यू है तो जो पानी आपका है पीने लायक है, तो ये वैल्यू भी ठीक ठाक है। तो इस तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चनों का आपके पास कलेक्शन किया। तो ऐसे कर करके मैं ढेर सारे क्वेश्चन आपके पास कर दूंगा। कुल मिला के देखिए मैंने 20 और ये लगभग 13 क्वेश्चन ये हैं, तो लगभग 55 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। ऐसे करके मैं ढेर सारे क्वेश्चन आपके पास कर दूंगा। उन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ ना कुछ आएगा, कहीं अलग से थोड़ी पूछेगा। तो जब तक एग्ज़ाम आपका आएगा तब तक मैं आपको इतना प्रिपेयर कर दूंगा कि आप बहुत अच्छे से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप कर ले जाएंगे। बाकी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको मैं जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में वीडियो बना के डाल दूंगा। तो आप लोग देखते रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, और वीडियो पसंद है तो लाइक भी ज़रूर करें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।